गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, जहां पर आप सबों को अलग अलग सब्जेक्ट की विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। ये वीडियोस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। बस ज़रूरी है आपको इस चैनल पर बने रहना, और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इस चैनल को, जी हाँ, अपने दोस्तों और मित्रों और सहपाठियों और भाई बंधु जितने भी लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ ज्ञान का स्तर को बढ़ाया जा सके। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटी सेक्शन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट की बारी आई तो उसमें मैंने पॉलिटी को उठाया, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें एक या दो प्रश्न डेफिनेटली गारंटी के साथ आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही विवादित, बहुत ही आशंकित मामला है, और मैं उस टॉपिक को उठा रहा हूँ जिसका नाम है आपात उपवन। जी हाँ, पॉलिटी के इस सेक्शन में हम लोग जानेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। सबसे पहले आपको टॉपिक से परिचय कराता हूँ, आपात प्रबंधन या आपात प्रबंध। जी हाँ, ये एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी, आपातकाल। आपातकाल पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान को संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षण डाल देते हैं। हमारा देश ना तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है, बल्कि इसका मिला जुला रूप है, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण जो पूरी तरह से एकात्मक है, जो बताते हैं कि इसमें केंद्र कितना सुप्रीम पावर होता है इसके पास, जबकि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। आप इसी प्रावधान के तहत आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि 25 भाग में से किस भाग में इसका जिक्र है। जी हाँ, आपको सबसे पहले भाग की जानकारी होनी चाहिए कि किस भाग में इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो भाग को आप जब भी लिखिएगा रोमन अंक में लिखिएगा, और ये रोमन अंक 18 है। जी हाँ, या 17 है, 18 है। भाग 18 में आप अध्ययन करिए इमरजेंसी प्रोविजंस। भाग 18 आप इसी तरह से लिखिएगा, कभी भूल के 18 डायरेक्ट मत लीजिएगा। और आर्टिकल, जी हाँ, अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद में जिक्र है तो आप पढ़ेंगे 352 टू 360, 352, 352, 360 तक हम लोग इसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या था, आखिर इस प्रोविजंस को संविधान विशेषज्ञों ने क्यों जोड़ा। देखिए, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे महत्वपूर्ण कारण एक तो देश की संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए, और साथ ही साथ संविधान की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया। क्योंकि जब देश आज़ाद हो रहा था तो क्षेत्रवाद की भावना बहुत प्रबल थी। तो उसमें आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1, 2, 3 ऐसे ही प्रावधान है जो पूरी तरह से केंद्र की ओर झुके हुए हैं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत के राज्यों को भारत के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, भारत का जो निर्माण हुआ है वो राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। जिस तरह से आप जानते हैं कि अमेरिका का जो 13 स्टेट को मिलाकर एक यूनियन अमेरिका बनाया गया, वो वास्तव में वहाँ राज्यों के बीच समझौता किया गया था। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। 500 देशी रियासतों के बीच यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये भाग 1 है, अनुच्छेद 1 में जानकारी इसकी दी गई है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टू द पॉइंट कि इमरजेंसी प्रोविजंस में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको इमरजेंसी प्रोविजंस में आर्टिकल 352 से समझने से पहले आपको फटाफट मैं आपको बताता हूं कि भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन का मतलब उपबंध किया गया है, बताई गई है, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं
इसका प्रकार आप समझिए, क्लासिफिकेशन। तो जनरली ये इसके प्रकार के रूप में आप इसको आप इस तरह से कैटेगराइज कर दीजिए। फर्स्ट प्रकार, जी हाँ, फर्स्ट प्रकार में आप समझिएगा युद्ध या बाह्य आक्रमण। युद्ध हो जाए या फिर बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर 44वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन के तहत ये जो आंतरिक शब्द था ना, आंतरिक गड़बड़ी, उसको हटा दिया गया है और उसके स्थान पर लाया गया है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, इनमें से कोई भी कारण हो तो आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत आप इसे किसका नाम दीजिएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात। दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 कारण से हो सकता है, या तो युद्ध, या तो बाह्य आक्रमण, या फिर 44वां संविधान संशोधन कहता है कि सशस्त्र विद्रोह। भारत या भारत के किसी भी छोटे से इलाके में भी अगर ऐसी संभावना है तो भी ये प्रावधान लागू किए जाएंगे। दूसरा है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 356 के तहत, आर्टिकल 356, ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत अगर राज्य की कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी, मतलब संवैधानिक प्रावधान या प्रबंधन नहीं चल रहा हो, अगर राज्य संविधान के बताए गए नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हो, केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो राज्य में जो शासन लगाया जाएगा उसे कहेंगे राष्ट्रपति शासन। जी हाँ, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, और इसका भारी प्रयोग किया जाता है अलग अलग सरकारों के द्वारा। अब तक सबसे विवादित, अगर किसी अनुच्छेद को अगर आपको उठाना पड़े, जो सबसे ज़्यादा बार मतलब जानबूझकर प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 356, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अभी हाल में चर्चा में है कौन सा राज्य, पश्चिम बंगाल, उसमें राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत से दंगे हुए, हिंसा हुई, अर्थात संवैधानिक मशीनरी वहाँ पर फेल हो गया है। तो क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, इसका जिक्र होगा, लेकिन धीरे धीरे। तो अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि वास्तव में जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, इसके बीच में मैं तीसरा बात बताना भूल गया। तीसरा प्रावधान जो है वो समझ लीजिए, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 360। अगर भारत की वित्तीय स्थिति अर्थात वित्तीय साख बहुत कमजोर हो जाए, हालात खस्ता हो जाए। 1991 में आपको पता हुआ था कि हमारे देश में मुद्रा एक तरह से संकुचित हो चुका था, पूरा खत्म हो चुका था। हम लोग एक तरह से मतलब समझ लो कि ग्रस्त अकाल में पड़ चुके थे, हम लोग बर्बाद होने वाले थे। लेकिन क्या आर्टिकल 360 का प्रयोग किया गया? जी नहीं। वित्त साख इतनी भी खराब नहीं हुई थी, ठीक है, 7-8 दिन या 1 सप्ताह का हमारे पास विदेशी मुद्रा था, जिससे हम लोग अपने देश का मतलब ओवरऑल ढांचा, ओवरऑल अर्थव्यवस्था को चला सकते थे। लेकिन फिर जाके 1991 में आप जानते ही LPG ने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट पूरे विश्व के लिए दरवाजा खोल दिया गया। और अब हम लोग जानते हैं कि वित्तीय जो बात है उसका 2 ही कारण है, एक तो भारत की मुद्रा और उसका साख बहुत कमज़ोर हो जाए और ऐसी स्थिति आ जाए कि भारत के पास मतलब वित्तीय स्थिति सुधारने का मौका मतलब बहुत कम हो। अभी कोविड-19 के दरमियान आपको ऐसा लग रहा था कि क्या भारतीय पहली बार ऐसी स्थिति में फंस सकता है, क्या आर्टिकल 360 का प्रयोग हो सकता है? तो ये सारे के सारे प्रोविजंस जो हैं वो अनुच्छेद 360 में जिक्र किए गए हैं। तो हम लोग एक एक करके एक एक वीडियो में सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे 352 यानी राष्ट्रीय आपात की। किसकी बात करेंगे? तो राष्ट्र आपात की बात की जाएगी। तो डिटेल से राष्ट्र आपात की बात की जाए तो दैट विल बी मोर बेटर। चलिए, ये सब तो आपका उतार लिया गया होगा, आप राइट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे नोट्स आपके काम आएंगे। आपात प्रबंधन, देखिए राष्ट्रीय आपात के तहत होता क्या है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात
अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। और कहाँ लगता है? देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया तो उससे पहले सोचा जाता था कि ये पूरे भारत में लगेगा, नहीं। अब भारत या भारत के किसी राज्य या छोटे से इलाके में भी पूरे नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। इसके बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वां संशोधन कहता है, जब पूरे भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा पड़ जाए और राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए या समाधान ही हो जाए, केवल आशंका मात्र से ही अगर राष्ट्रपति को ऐसा लग जाए तो वो देश में या देश के छोटे से इलाके में 352 आर्टिकल की घोषणा कर सकते हैं। आपको मैंने बताया कि 1975 में हमारे देश की लेडी आयरन मैन, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा गांधी की, उन्होंने 375 के तहत 1975 में आर्टिकल 352 का इस्तेमाल आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देके इसका प्रयोग किया, जो कि एक तरह से अपनी सरकार को बचाने का मतलब एक प्रयास था। इंदिरा गांधी उस समय एक तरह से ऑटोक्रेटिक हो चुकी थी, अधिकारों को एक तरह से कुचल रही थी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच एक भिड़ंत हो रही थी, और अपनी सरकार को बचाने के लिए उन्होंने, चूँकि आपको पता होगा राजनारायण केस, जिसमें इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव 1970 का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, क्योंकि इसमें माला प्रैक्टिस हुआ था, अर्थात मतलब चाहे तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण राजनारायण बनाम भारत संघ इलाहाबाद केस था, एडीएम जबलपुर आपको पता होगा, बहुत ही फेमस केस है एडीएम जबलपुर। जैसे एडीएम जबलपुर केस के तहत राजनारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा किया था वो सही पाया गया, और फिर इंदिरा गांधी के मतलब उनके 6 साल को उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में आर्टिकल 352 का हवाला देते हुए आंतरिक गड़बड़ी का हवाला दिया और 352 का प्रयोग किया, क्योंकि उसमें जेपी नारायण पूरी तरह से उग्र हो चुके थे, सरकार के खिलाफ हो गए थे, जनता आएगी, इस तरह के कुछ प्रमुख नारे अपने उबाल पर थे। नीतीश कुमार, लालू यादव, आप नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले सकते हैं, ये महान जो अभी छोटे जो उस समय बहुत ही कम उम्र के थे, वो अभी उभर रहे थे, और आज तो आप जानते हैं उनका कमाल। देखिए राष्ट्रीय आपात लागू करने की प्रक्रिया क्या है, अगला टॉपिक इसी में कि राष्ट्रीय आपात लागू करने की एक तरह से प्रक्रिया कैसे स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। राष्ट्रीय आपातकाल लागू, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 कहता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब जारी की जाएगी जब उसे मंत्रिमंडल का लिखित सूचना मिल गया हो। पूरे मंत्रिमंडल का, केवल प्रधानमंत्री का परामर्श से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि पूरे प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके पूरे मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श चाहिए। यदि राष्ट्रपति इस घोषणा को 1 महीने के अंदर, अगर राष्ट्रपति इस घोषणा को 1 महीने के अंदर वापस नहीं लेता है, तो उस घोषणा को दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के पास 1 महीने के अंदर बहुमत से पारित होना चाहिए। और ध्यान रहे ये बहुमत जो है वो 2/3 बहुमत है, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले संख्याओं का बहुमत। बहुत ही कठिन है 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद। दूसरा, अगर बाय द वे उस समय लोकसभा विघटित हुआ हो तो राज्यसभा तो हमेशा जिंदा रहती है, उसके पास 1 महीने के अंदर 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। और अगर लोकसभा जैसे गठित होती है फिर से बैठती है तो 30 दिन के अंदर घोषणा को 2/3 बहुमत के साथ पास कर देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगला इसी में
राष्ट्रीय आपात, ये जो राष्ट्रीय आपात की अवधि, उसकी अवधि क्या है, कितनी अवधि तक जारी रह सकती है, समय अवधि क्या है। एक बार अगर जब ये राष्ट्रीय आपात लग गया तो कब तक रहेगा। देखिए इसके तहत सीधी सी बात है, संसद के द्वारा जैसे अनुमोदन मिल गया, जैसे अनुमोदन मिलेगा आपात घोषणा की प्रक्रिया 6 महीने तक, उस स्थिति से 6 महीना तक जारी रहेगा। ठीक है, अगर बाय द वे 6 महीना से आगे बढ़ाना है तो फिर से आपको पुनर्अनुमोदन लेना पड़ेगा, और 6 महीना का ये बार बार अनुमोदन के पश्चात मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक की अवधि तक इसे बढ़ाया जा सकता है। 3 साल की अवधि से ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो क्या क्या होता है। जी हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के लगने से इसके प्रभाव बहुत कुछ होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के लगने से इसके प्रभाव बहुत कुछ हैं, और इस प्रभाव के बाद में जिक्र होंगे। सबसे पहला प्रभाव हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स कैसे अफेक्ट होता है इसके कारण। देखिए, जब आपके पता है कि आपके पास मौलिक अधिकार है, आर्टिकल अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेके ये भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35, 3 नहीं चल रहा है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में, लिसन इट वेरी केयरफुली, 12 से 35 तक में आपके मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 19 किस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान प्रभावित होता है, इसके लिए आपको 2 अनुच्छेद और समझने होंगे। अनुच्छेद 358 एंड 359। जी हाँ, अनुच्छेद 358 एंड 359 हाउ दे आर कोरिलेटेड विथ नेशनल इमरजेंसी। देखिए, जब आर्टिकल अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार, 6 जो एक्स्ट्रा पावर दिए गए हैं, इस सारे के सारे स्वतंत्रता का जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे ऑटोमेटिक स्वतः सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित, सारे के सारे 19 में दिए गए सारे के सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये है 358 के तहत, और ये स्वतः हो जाता है। जैसे 358 की घोषणा होगी, 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, और 19 के आर्टिकल के तहत केवल 19 में दिए गए 6 मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन 359 के तहत हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय को पावर दिया गया है कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद जो 12 से 35 तक में जिक्र किए गए हैं, उनमें से किसी को भी अपने एक मतलब कहे तो अध्यादेश के माध्यम से या आदेश के माध्यम से उसे न्यायालय में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। अर्थात उन अधिकारों की रक्षा हेतु जो आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत रीटें जारी की जाती है, उस रीट के तहत जो आप अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वकालत करते हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद के बात है। उससे पहले हैबियस कॉर्पस निलंबित नहीं होता था, पहले मतलब समाप्त कर दिया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो 20 और 21 हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे देश की कोई भी स्थिति क्यों ना हो। आपके प्राण और आपके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 दोनों हमेशा बरकरार रहेंगे। ये है मौलिक अधिकार पर प्रभाव 358, 359, डिटेल से समझ जाइएगा बाद में आप। अब अगला जो टॉपिक है वो है उसी से जुड़ा हुआ है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो केंद्र और राज्य के संबंध किस प्रकार से प्रभावित होंगे। इसके तहत आपको कुछ आर्टिकल्स ध्यान देने हैं। देखिए, आपात की स्थिति में क्या होता है कि राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है
वो केंद्र के पास चली जाती है, जिसका जिक्र 353 1 में किया है। अनुच्छेद 353 में कहा गया है कि आपात स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्र कार्यपालिका की शक्ति के पास चला जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 250 आर्टिकल 250 स्पष्ट कहता है कि आपातकाल अगर लागू है, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी है, तो उस दरमियान संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची होता है, तो उनमें से जो राज्य सूची है उस पर चूंकि जो राज्य कानून बनाते हैं सामान्य स्थिति में, लेकिन आपातकाल के दरमियान राज्य सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 268 से लेके 279 जो कि वित्तीय मामला है, वित्तीय मामले हैं, ये वित्तीय मामले 279 तक केंद्र और राज्य के जो वित्तीय प्रबंधन है, जो टैक्सों का बंटवारा है इत्यादि का जो जिक्र होता है, वो सब कुछ प्रभावित हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ वित्तीय संबंध बदल जाएंगे और अब संसद के प्रत्येक आदेश के माध्यम से ही वित्तीय एलोकेशन होगा, मतलब पैसा का बंटवारा होगा। ठीक है। लोकसभा में उसकी जो अवधि होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी समझ लीजिए कि लोकसभा की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा की अवधि पर अगला टॉपिक, लोकसभा की अवधि पर देखिए क्या होता है। लोकसभा की अवधि जब अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं, लगातार 1 वर्ष। अगर आप उसको और बढ़ाना है तो 1-1 वर्ष करके उसको कितने बार भी बढ़ा सकता है, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष। ठीक है। और फाइनली अब ये समझिए कि राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना है तो इसके क्या प्रावधान है। तो इसको राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा राष्ट्रपति चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे इसको हटा सकते हैं। दूसरा बात, अगर लोकसभा 1/10 यानी जो 555 या 545 जो संख्या है उसका 10%, ठीक है, कोरम पूर्ति हो, 10% अगर सदस्य कहें कि इसको हटाया जाए तो आराम से इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद और फाइनली मैं कहूँगा कि अगर स्पीकर यदि सदन सत्र में चल रहा है तो सीधा सीधा 14 दिन का सूचना दे दी है राष्ट्रपति को, बस वापस लिया जा सकता है। तो वापस लेने में टेंशन नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल 1978 के बाद लगाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इसलिए किसी भी सरकार को सपनों में भी नहीं सोचना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी ने किया था अब वो कर सकते हैं। सरकार कितना भी बहुमत में हो, हमारा संविधान उसे प्रोटेक्ट करता है। राष्ट्रीय आपातकाल देश के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही मतलब एक तरह से खराब स्थिति होगी। इस स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो वैसी परिस्थिति में सोचा जा सकता है, लेकिन बहुमत की आड़ में सरकार अंधा ना हो जाए, ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, संविधान में बदलाव ना कर दे, ये सारे के सारे सपने उनके सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि संविधान इसके लिए है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राष्ट्रीय आपातकाल का ये जो जिक्र था मैंने किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।